रॉयल सिविल इंजीनियरिंग वेलकम्स यू। तो आज हम कंटिन्यू करते हैं वही हमारा जो न्यूमेरिकल छूट गया था क्वेश्चन नंबर 10 के बाद तक, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। तो क्वेश्चन नंबर 11 से हम कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में पूछ रहा था ग्रेजुअल अप्लाइड लोड W इज सस्पेंडेड बाय वायर रोप AB एंड CD एज शोन इन द फिगर। द वायर AB एंड CD मेड ऑफ द सेम मटेरियल एंड ऑफ द सेम क्रॉस सेक्शन। एक से मटेरियल से बने हैं और एक ही क्रॉस सेक्शन के हैं। ठीक है। Are connected to a rigid block from which the load W is suspended in such a in such a way that both the ropes stretch by the same amount। हो क्या रहा है, दोनों ही रोप एक से अमाउंट से स्ट्रेच किए जा रहे हैं। इफ़ द स्ट्रेस इन AB एंड CD आर P1 एंड P2 रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ P1 एंड P2 विल बी। तो आपसे रेशियो पूछ रहा है P1 और P2 के बीच में क्या रेशियो रहेगा। अभी और क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन देखकर, इमेज देखकर। एक्चुअली पूछ क्या रहा है, फिर से पूरी बात समझाने की कोशिश करता हूँ। एक ग्रेजुअली अप्लाइड लोड लग रहा है W सस्पेंडेड बाय वायर रोप AB एंड CD। तो वायर रोप क्या है, एक तो ये है AB और एक ये CD वाला वायर रोप है। ठीक है, सस्पेंडेड हो रखा है और इससे अपना ग्रेजुअली लोड लग रहा है इस पर। ठीक है, आगे बताया हुआ है, आगे ये बताया है एज शोन इन द फिगर द वायर AB एंड CD मेड ऑफ द सेम मटेरियल। तो ये जो वायर AB और जो CD वायर है ये एक से मटेरियल के बने हुए हैं, और सिर्फ एक से मटेरियल ही नहीं, इनका क्रॉस सेक्शन भी एक ही है। ठीक है, कनेक्टेड टू अ रिजिड ब्लॉक फ्रॉम विच द लोड W इज सस्पेंडेड इन सच अ वे। तो ये किससे कनेक्ट हो रखे हैं, ये रिजिड ब्लॉक से कनेक्ट हो रखे हैं। ठीक है, जस्ट और इस तरह से कनेक्ट हो रखे हैं कि लोड W लग रहा है नीचे की तरफ, ये हमें दिख ही रहा है इमेज में। ठीक है, तो आगे बताया वे दैट बोथ द रोप्स स्ट्रेच बाय द सेम अमाउंट। अब हो क्या रहा है, दोनों जो रोप हैं, जो दोनों रस्सी हैं, वो एक सी अमाउंट से स्ट्रेच करेंगे। इफ़ द स्ट्रेस इन AB एंड CD आर P1 एंड P2, तो AB पे स्ट्रेस कितना बता रहा है, वो P1 है, और A2 पे क्या है, P2 है। ठीक है, AB रोप पर क्या है, स्ट्रेच हो रहा है P1 का, और CD पर हो रहा है P2 का, ये बता रहा है क्वेश्चन में। तो आपसे पूछ रहा है रेशो बता दीजिए P1 और P2 का। तो चलिए अपन सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन में देखिए, हम वही डिफ्लेक्शन वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो P1 L1 अपॉन EA, ये हमने लगाया डिफ्लेक्शन, और क्योंकि दोनों का हमें रेशो निकालना तो इक्वल कर दिया P2L2 अपॉन EA। अब हमने इक्वल क्यों किया, क्योंकि क्रॉस सेक्शन भी हमें क्वेश्चन में सेम दिया हुआ है और मटेरियल भी सेम दिया हुआ है। तो हमने डिफ्लेक्शन दोनों का सेम ही होने वाला, इसलिए हमने कर दिया P1L1 अपॉन EA इक्वल टू P2L2 अपॉन EA। तो EA से EA कैंसिल आउट हो जाएगा, फिर हम इजीली P1/P2 का रेशो निकाल देंगे, दैट इज़ L2/L1। ठीक है, तो L2/L1 क्या था, L2 लेंथ है 6, ये 6 थी, ये दिया हुआ है 6, और L1 है 4, तो उसका हम रेशो लेंगे और आंसर आ जाएगा 3/2। तो अपना करेक्ट आंसर क्या होगा, 3/2 इज अवर करेक्ट आंसर। आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 है ABC इज अ रिजिड बार, इट इज़ हिंज्ड एट A एंड सस्पेंडेड एट B एंड C बाय 2 वायर्स BD एंड CD। तो देखो फिगर में दिया हुआ है सब कुछ। ABC क्या है, एक रिजिड बार है। ये जो ABC ये दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या है, रिजिड बार है। ठीक है, आगे बताया हुआ है इट इज़ हिंज एट A एंड B एंड सस्पेंडेड एट B एंड C बाय 2 वायर्स। क्या बोल रहा है वो, A पर तो क्या हो रखा है, हिंज हो रखा है, और B और C से क्या हो रहा है, सस्पेंडेड हो रखा है 2 वायर से। ठीक है, इमेज में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है सब कुछ, फिर भी मैं बहुत आराम आराम से बता रहा हूँ। तो क्या कर रखा है वो, हिंज कर रखा है A पर एंड सस्पेंडेड एट B एंड C बाय 2 वायर्स। कौन कौन से 2 वायर हैं, BD एंड CE मेड अप ऑफ कॉपर एंड स्टील रेस्पेक्टिवली। ठीक है, तो जो BD है ये किसका है, कॉपर का है, और ये CE है ये किसका है, स्टील का है। बस ये वाली बात आप याद रखना। ठीक है, एज शोन इन द गिवन फिगर द बार कैरीज अ लोड ऑफ 10 किलो न्यूटन एट F मिडवे बिटवीन B एंड C। तो देखो आगे क्या बता रहा है, जो बार है वो कैरी कर रहा है 10 किलो न्यूटन का लोड, कहाँ पर, एट F पर, और F कहाँ पर है, मिडवे में है, बीच में है, बिटवीन B एंड C। तो ये वाली बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। आगे बता रहा है, आगे बता रखा है कि AC गिवन दैट AC 4, अच्छा AC मतलब एरिया ऑफ, ये AC से आई थिंक सो AC एरिया बताना चाह रहा है, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया ऑफ कंक्रीट होगा AC, AS इज 2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी AC मतलब एरिया ऑफ कॉपर, और AS मतलब एरिया ऑफ स्टील। ठीक है, क्लियर है। तो एरिया ऑफ कॉपर कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में हमको, 4 सेंटीमीटर स्क्वायर का, एरिया ऑफ स्टील दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का।
ईसी दिया है मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी 2 × 10⁵ न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, तो सबस्क्रिप्ट सी एंड एस स्टैंड फॉर, ये मैंने बता दिया, सी फॉर कॉपर, एस फॉर स्टील। तो हमें बताना क्या है, इफ़ द एक्सटेंशन इन स्टील एंड कॉपर वायर्स आर डेल्टा एस एंड डेल्टा सी रेस्पेक्टिवली, देन रेशियो ऑफ डेल्टा एस एंड डेल्टा सी। तो हमको यहाँ पर डेल्टा एस मतलब स्टील और डेल्टा सी का एक्सपेंशन बताना है। क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, बस थोड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा क्वेश्चन देख के हर कोई छोड़ देता है, तो ये नहीं करना अपन को, इसलिए हम काफ़ी आराम से समझ रहे हैं। एग्जाम में क्वेश्चन नहीं छोड़ना है, ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आते हैं 100 के। तो हमें कुछ नहीं, हमें फिर से एक्सटेंशन बताना है, स्टील और कॉपर में रेशियो देकर बताया हुआ है। तो एक्सप्लेनेशन सुनो, बार विल रिमेन सेम विद द सेम इंक्लिनेशन थीटा। पहली बात तो क्या है, बार विल रिमेन सेम विद सेम इंक्लिनेशन थीटा। देयरफॉर फ्रॉम ज्योमेट्री, हमने ज्योमेट्री लगाई और हमने बता दिया कि डिफ्लेक्शन एट कॉपर इक्वल टू डिफ्लेक्शन एट स्टील अपॉन में 1 और 2 क्या किया ये देखो। ठीक है, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉपर अपॉन डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील, मैं बता रहा हूँ ये। अच्छा, तो डिफ्लेक्शन ऑफ कॉपर अपॉन डिफ्लेक्शन ऑफ व्हाट, ये 1 और 2 क्या है, ये मैं आपको क्लियर करना चाह रहा हूँ। तो ये अभी 1 मिनट आपको बताता हूँ। इतने सारे क्वेश्चन होते हैं कि खुद को भी कन्फ्यूज़न हो जाता है कभी कभार, कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर फ्रॉम, हाँ हमने ज्योमेट्री से निकाला है कि डिफ्लेक्शन एट सी बाय 1 अपॉन डिफ्लेक्शन एट एस बाय 2। देखो कैसे किया होगा ये, यहाँ पर ज्योमेट्री लगी है, तो मैं आपको बता दूँ बोलना क्या चाह रहा है वो, आप ये देखिए, ये देखिए, अब आप समझ गए होंगे। ये 1 डिस्टेंस है ये वाला, और ये 1 डिस्टेंस है ये वाला, तो डिफ्लेक्शन किस तरह से होगा आप खुद सोचिए ना। देखिए, अगर मैं यहाँ पर हिंज मानकर चल रहा हूँ ए पर, तो जो सी से जो मतलब ये वाला जो ईसी वाला जो वायर है, इससे जो डिफ्लेक्शन जाएगा ये 2 mm तक जाएगा, 2 मीटर तक जाएगा सॉरी, और ये जो कॉपर वाला इससे जो डिफ्लेक्शन जाएगा 1 तक जाएगा। तो यही ज्योमेट्री से बताया हुआ है, ये डिफ्लेक्शन बाय कॉपर, डिफ्लेक्शन ऑफ कॉपर बाय 1, अब आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, है ना, और डिफ्लेक्शन ऑफ स्टील बाय 2। ठीक है, इसके बाद में बस रेशो को हमने मतलब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके आया, अपना आंसर आ गया 2 इज़ आवर करेक्ट आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। वेट कीजिएगा, तो डेल्टा एस बाय डेल्टा सी इज़ 2, आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आपको ये वाला क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा। अपन चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, अ बार ऑफ प्लास्टिक मटेरियल इज सब्जेक्टेड टू अ डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा 1। एक बार है जिस पर डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेस लग रहा है सिग्मा 1 इन लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। सुटेबल लेटरल कंप्रेसिव स्ट्रेस सिग्मा 2 इज अप्लाइड अलॉन्ग ईच ऑफ द अदर 2 लेटरल डायरेक्शन। तो सिग्मा 2 कहाँ लग रहा है, जो अदर 2 लेटरल डायरेक्शन है वहाँ पर। टू लिमिट द नेट स्ट्रेन इन ईच ऑफ द लेटरल डायरेक्शन टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉट इट कुड बी अंडर सिग्मा 1 अलॉन्ग एक्टिंग अलॉन। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है वो, सिग्मा 2 स्ट्रेस तो आप मैंने बता दिया आपको कहाँ पर अप्लाइड हो रहा है, अप्लाइड अलॉन्ग ईच ऑफ द अदर 2 लेटरल डायरेक्शन टू लिमिट द नेट, हाँ आगे बताया, टू लिमिट द नेट स्ट्रेन इन ईच ऑफ द लेटरल डायरेक्शन। ये क्वेश्चन समझना है पहले, भाड़ में गया आंसर, पहले क्वेश्चन समझो अच्छे से। टू लिमिट द नेट स्ट्रेन इन ईच ऑफ द लेटरल डायरेक्शन, ईच लेटरल डायरेक्शन में नेट स्ट्रेन को लिमिट करने के लिए, ठीक है, नेट स्ट्रेन को लिमिट करने के लिए टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वाट, हमें कितना करना पड़ेगा, इट कुड बी अंडर सिग्मा 1 एक्टिंग अलॉन। ठीक है, इफ म्यू इज द पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल देन मैग्नीट्यूड ऑफ सिग्मा 2 इज। तो ठीक है, अब अपन एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। ये तो हो गई ऑप्शंस, एक्सप्लेनेशन सुनो। पहले हमने बताया नेट स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन में होता क्या है, तो ये आपको याद करना पड़ेगा। ये ऐसा तो खैर मैंने पहले ही मान के चल रहा हूँ कि 100 आप थोड़ा बहुत तो पढ़ के ही आए हैं, तो आपने देखा होगा कहीं ना कहीं कि नेट स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन में होता क्या है, तो वो होता है अपना एप्सिलॉन E2 इज इक्वल टू 1/E ब्रैकेट में दिया हुआ है आगे माइनस सिग्मा 2 प्लस म्यू क्या है, ये पॉइजन्स रेशियो है, आगे दिया हुआ है ब्रैकेट सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। तो ये आप डिट्टो बिल्कुल ऐसे याद कर लीजिए। कुछ चीज़ें ऐसी रहती हैं बिल्कुल याद करना लायक ही रहती हैं, इसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे मोहर सर्किल में आपने फॉर्मूले देखे होंगे तो सीधे सीधे याद ही करने पड़ते हैं, ट्रिक बना के कर लो या जैसे भी कर लो, लेकिन याद करो। तो नेट स्ट्रेन इन लेटरल डायरेक्शन में क्या रहता है, वो ये रहता है, ये हमें फॉर्मूला पता होना चाहिए। सिंस ऑल द स्ट्रेस आर कंप्रेसिव,
तो जितने भी स्ट्रेस जो ऊपर दिए हुए हैं वो सब क्या है, कंप्रेसिव है। व्हेन सिग्मा वन अलोन इज एक्टिंग, तो कंप्रेशन कैसे लगेगा? अगर मान लो सिर्फ सिग्मा वन अकेला एक्ट कर रहा है तो कंप्रेशन कैसे लगेगा? तो कैसे लगेगा, तो आप इसको इसमें देखिए, इस फॉर्मूले में हमें सिर्फ सिग्मा वन की बात करनी है, सिर्फ ये एक्ट कर रहा है, तब क्या हो जाएगा, तब हो जाएगा एप्सिलॉन टू डैश इक्वल टू म्यू एप्सिलॉन वन बाय टू। अब हमें दिया क्या हुआ है, हमें दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में पूरी बात दी हुई थी कि जो एप्सिलॉन टू है वो हाफ है एप्सिलॉन टू डैश बाय टू के, मतलब एप्सिलॉन टू इज़ वन बाय टू ऑफ एप्सिलॉन टू डैश। अब ये कैसे पता पड़ी, देखो थोड़ी थ्योरी इस वाले क्वेश्चन में जो थ्योरी पोर्शन लिखा हुआ है थोड़ा टफ है, इसलिए इसको समझना अच्छे से। दिया हुआ था द नेट स्ट्रेन इन ईच ऑफ द लेटरल डायरेक्शन टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वॉट इट कुड बी अंडर सिग्मा वन एक्टिंग अलोन। तो इस लाइन का मतलब ही ये है जो हमने यहाँ लिख कर बताया है, ठीक है। तो आगे इसको एक्सप्लेन किया है, आगे फिर बस जैसे मैंने लिखा कि एप्सिलॉन टू इज़ हाफ ऑफ एप्सिलॉन टू डैश बाय टू, मतलब एप्सिलॉन टू इज़ एप्सिलॉन टू डैश बाय टू, जैसे ये मैंने लिखा तो बस इसको मैंने आगे सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने में क्या है, एप्सिलॉन टू तो हमें पता ही है, एज अ फॉर्मूला हमने याद कर रखा है, इसको हम पुट कर देंगे, और एप्सिलॉन टू डैश बाय टू क्या होगा, तो ये हम कर देंगे, ठीक है। ये तो जैसे ही हम ये करेंगे पूरा सॉल्व तो अपना आंसर निकल के आएगा ये, ठीक है। कुछ क्वेश्चन ऐसे रहते हैं वैल्यू बेस्ड, हालांकि मैं इसको नहीं कहूँगा कि आप इसके ऑप्शन को याद कर लो, लेकिन कभी कभार ऐसा हो जाता है कि टाइम काफ़ी कम रहता है ओटी क्वेश्चन में। एग्ज़ाम के टाइम पर जो भी अपने ओटी एग्ज़ाम रहते हैं, एसएससी जेई हो गया, एमपी पीएससी यही हो गया, यूपी पीएससी या जितने भी स्टेट सर्विस पीएससी एग्ज़ाम या आईएएस कोई भी हो, सब में टाइम की काफ़ी कमी रहती है। ईएस में खैर नहीं रहती इतनी, तो कभी कभार कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जाते हैं बिल्कुल डेरिवेशन बेस्ड। अगर ये क्वेश्चन आपको डेरिवेशन बेस्ड लगता है तो मैं आपसे कहूँगा आप इसको याद कर लेना, एप्सिलॉन टू इक्वल टू म्यू अपॉन टू वन माइनस म्यू सिग्मा वन, ठीक है। तो क्या है, सॉरी एप्सिलॉन टू नहीं, सिग्मा टू इज इक्वल टू म्यू अपॉन टू वन माइनस म्यू एप्सिलॉन वन। तो सिग्मा टू इक्वल टू व्हाट, सिग्मा टू इक्वल टू म्यू अपॉन टू वन माइनस म्यू, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो म्यू अपॉन टू वन माइनस म्यू, तो आपको कन्फ्यूज़न होगा ही नहीं, आप कुछ भी थोड़ी बार ट्रिक बना के याद करें तुरंत आंसर पकड़ेंगे। म्यू अपॉन टू वन माइनस म्यू सिर्फ यहीं दिया ऑप्शन सी में, तो हम डायरेक्ट इसको टिक लगा देंगे, ठीक है। अब आते हैं पर अपने अगले क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, द मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी ऑफ एन इलास्टिक मटेरियल इज फाउंड टू बी 38.5%। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखी है हमें इलास्टिक मटेरियल की, ऑफ द वैल्यू ऑफ यंग्स मॉडुलस, ठीक है। ये कितना है, 38.5% है, किसका, यंग्स मॉडुलस का है 38.5%। हमसे पूछ रहा है पॉइजन्स रेशियो ऑफ द मटेरियल इज़ नियरली, तो मटेरियल का पॉइजन्स रेशियो क्या होगा आप ये बता दो। सबसे पहली बात जो मैंने ऊपर ही बताई है, आपको याद करना पड़ेगा कुछ रिलेशनशिप, जैसे ये है रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, वेट कीजिए, तो रिलेशनशिप बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट ऑफ मटेरियल, कैसा रिलेशन है, तो G इक्वल टू ई अपॉन टू वन प्लस म्यू। आप कैसे भी याद कर लीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आप ऐसे भी कर सकते हो कि E इक्वल टू ट्वाइस ऑफ G वन प्लस म्यू, ठीक है। ये बता रहा हूँ मैं आपको, आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है पूरी तरीके से आपको कैसे करना है, ठीक। तो ये मैंने लिख रखा है यहाँ पर फॉर्मूला, इसको आप याद कर लेना। जैसे ही हमने फॉर्मूला रखा, अब क्वेश्चन की क्या डिमांड है, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि वेट कीजिएगा, क्वेश्चन हमसे बोल रहा है कि जो मॉडुलस ऑफ व्हाट, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है, जो हमारा मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी है ये कितना 38.5% है, किसका, ई का। तो हम बस जैसे जैसा फॉर्मूला दिया वैसा वैसा रखते जाएंगे, जी अपॉन ई हमने किया और हमने ये रखा, इसके बाद हमने मतलब ये पूरा फॉर्मूला रखा है, अभी तो कुछ नहीं किया, बस थोड़ा मॉडिफाई किया, जी अपॉन ई कर दिया, और हमने बताया कितना है 0.385 है। ये जो चीज़ है जी अपॉन ई कितना है 0.385 है। बस इसके बाद में हम म्यू की वैल्यू निकाल लेंगे इजीली, और म्यू निकाल देंगे तो वही है अपना क्या, पॉइजन्स रेशियो। काफ़ी सिंपल है ये भी, आप खुद से प्रैक्टिस करना, टाइमर ला के प्रैक्टिस करना, जल्दी हो जाएगा, ये इजी लगेगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। अ स्टील रॉड ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 10 mm स्क्वायर इज सब्जेक्टेड टू अ लोड एट पॉइंट PQRS। समझ गए, स्टील की रॉड है, क्रॉस सेक्शन कितना है 10 mm स्क्वायर का है, जिस पर लोड लग रहा है पॉइंट PQRS पर, PQR एंड S, इमेज दी हुई है, इसमें भी अपन समझते हैं। हमें आगे बताया इफ़
मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी ऑफ स्टील इज 200 GPa। द टोटल चेंज इन द लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू लोडिंग इज। लोडिंग के कारण रॉड में क्या चेंज होगा ये आप बता दो। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन का फिगर। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं, इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर से ही हमने किया है ये चीज़। तो जैसे ये 200 है, ये 400 है, हमने सारे ब्लॉक अलग अलग कर दिए, ये तीनों ब्लॉक अलग अलग कर दिए, ये ब्लॉक और ये ब्लॉक अलग करने के बाद आप देखते जाइए, आपको सब समझ में आ जाएगा खुद से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बस उसके बाद हमने सिंपल फार्मूला लगाया। हमसे पूछ क्या रहा था, हमसे क्वेश्चन में पूछ रहा था चेंज इन लेंथ ऑफ द रॉड ड्यू टू लोडिंग। लोडिंग के बाद चेंज क्या रहेगा, मतलब कहीं ना कहीं हमसे स्ट्रेन निकालने के बारे में पूछ रहा, मतलब चेंज इन लेंथ डेल्टा एल। तो डेल्टा एल कैसे निकालते हैं हम कैसे निकालते हैं, पी ई, देखिए ये हो जाएगा पी फोर्स, पी ई क्या हो जाएगा, ई हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज, वेट कीजिए एक मिनट, पी एल अपॉन ए ई तो ही रहता है, डेल्टा एल क्या रहता है, पी एल अपॉन ए ई। बस अलग अलग रॉड का हम निकाल रहे हैं, मतलब हमने सेपरेट कर दिया, सेपरेट करने के बाद ऐसे ही निकलेगा पी एल अपॉन ए ई, फिर इसका पी एल अपॉन ए ई, फिर इसका पी एल अपॉन ए ई। कहीं पर कंप्रेशन है तो कहीं पर टेंशन है, जहाँ पर भी कंप्रेशन लग रहा है ऊपर तो वहाँ पर हमने माइनस साइन लिया, और टेंशन होगा तो हम प्लस साइन लेंगे। देखो ये क्या है, ये हो रहा है, ये लग रहा है टेंशन लग रहा है, ये कंप्रेशन हो रहा है यहाँ पर। तो ये चीज़ आप देखिए, मतलब इस तरह का एरो रहेगा तो कंप्रेशन, इस तरह का एरो रहेगा तो टेंशन। ठीक, वेट कीजिए एक मिनट। ठीक है, तो ये अपना क्वेश्चन हो गया, और हमसे नॉर्मल एलोंग हमसे पूछ रहा था चेंज इन लेंथ, तो हम इजीली निकाल लेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, डेल्टा एल इक्वल टू पी एल अपॉन ए ई, पी एल अपॉन ए ई। तो ये बात आप याद रखना, पी एल अपॉन ए ई रख के हमने इजी वे में इसको निकाल दिया। आगे चलते हैं, तो ये अपना आंसर आ जाएगा -25 माइक्रोमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 पर आ रहे हैं। A rod of variable cross section area A1 and A2 fixed at one end is subjected to an axial force P as shown in the given figure। फिगर में सब कुछ दिया हुआ है कि रॉड है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन है, as A1 and A2 fixed at one end is subjected to an axial force P। ठीक है, shown in the figure। If the allowable normal stress and tension is 100 MPa, तो अलाउेबल नॉर्मल स्ट्रेस और टेंशन कितना दिया हुआ है, एंड टेंशन इज 100 MPa, देन मैक्सिमम अलाउेबल लोड P। हमें क्या बताना, मैक्सिमम अलाउेबल लोड P निगलेक्टिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन, स्ट्रेस कंसंट्रेशन को निगलेक्ट करते हुए हमें बताना है। तो देखिए ये तो हो गया अपना फिगर में एकदम क्लियर दिखाई दे रहा है कि रॉड कैसी है, वेरिएबल क्रॉस सेक्शन की, A1 क्रॉस सेक्शन अलग जा रहा है और A2 का क्रॉस सेक्शन अलग जा रहा है। ठीक है, फिगर में देखो सब कुछ दिख रहा है, एरिया भी बता रखा है, इसका एरिया ये है, इसका एरिया ये है, और इसके डायमेंशन भी दे रखे हैं। अब हमसे क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है मैक्सिमम अलाउेबल लोड P निगलेक्टिंग स्ट्रेस कंसंट्रेशन। स्ट्रेस के कंसंट्रेशन को हटाकर आप ये बता दो कि मैक्सिमम अलाउेबल लोड P लगेगा कितना इस रॉड पर। तो देखते जाइए, सबसे पहले हम बताएंगे बेसिक फार्मूला लगा कि स्ट्रेस क्या रहता है, स्ट्रेस इज लोड अपॉन एरिया। ठीक है, तो अलाउेबल स्ट्रेस क्या रहेगा, इज लोड अपॉन एरिया मिनिमम, जो भी मिनिमम एरिया रहेगा वो हम अलाउेबल स्ट्रेस बोलते हैं। तो अलाउेबल स्ट्रेस मतलब अब हमें निकालना क्या, हमें तो लोड बताना, तो P कितना हो जाएगा, स्ट्रेस अलाउेबल इंटू ए मिनिमम। अब अलाउेबल स्ट्रेस हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 100 इंटू 10⁻6 इंटू 0.5। अब ये क्या है ये सुन लो, 100 तो दिया हुआ हमें MPa में, और इंटू 10⁻6 हमने उसको कन्वर्ट कर लिया, और कन्वर्ट करने के बाद में 0.5 का हमने मल्टीप्लाई किया है। तो 0.5 क्या है, ये वाला जो है 0.5 इज़ व्हाट, ये एरिया है, वेट कीजिएगा। तो देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये तो हो गया P अलाउेबल, अपन को क्वेश्चन में गिवन है 100 MPa, इसको हमने कन्वर्ट नहीं किया है, फिर हमने एरिया मिनिमम का मल्टीप्लाई किया है। तो एक तरफ तो एरिया दिया हुआ है हमको 1 मीटर स्क्वायर, दूसरा दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर, बस हमने इसका मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो 1 मीटर स्क्वायर और 0.5 मीटर स्क्वायर, या आप ऐसे समझिए कि 10⁻6 हमने कन्वर्ट करने के लिए लिया है MN में। ठीक है, और इसका जो एरिया है, एरिया हमको क्लियरली दिख ही रहा है, ये है 0.5। ठीक, तो ये हमने ऐसे करके इजी वे में आंसर निकाल दिया इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। क्वेश्चन नंबर 17 है, अ स्टील रॉड ऑफ लेंथ 300 mm। स्टील रॉड है, लेंथ है 300 mm की।
तो गाइज मैं थोड़ी स्पीड बढ़ा चुका हूँ, आपको भी समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 तक हमें जाना है और इसलिए हम थोड़ा स्पीड बढ़ा चुके हैं। तो स्टील की रॉड है जिसकी लेंथ है 300 mm की, इज हेल्ड बिटवीन टू फिक्स्ड सपोर्ट्स, दो फिक्स्ड सपोर्ट के बीच में हेल्ड कर रही है, सो दैट द रॉड कैन नॉट इलोंगेट और कॉन्ट्रैक्ट इन द एक्सियल डायरेक्शन। ना तो रॉड इलोंगेट हो पा रही है ना कॉन्ट्रैक्ट कर पा रही है एक्सियल डायरेक्शन में, क्योंकि वो फिक्स्ड हो रखी है दो सपोर्ट के बीच में। इफ द टेम्परेचर ऑफ द रॉड इज रेज्ड बाय 20 डिग्री सेल्सियस, अब मान लो, मतलब मान के लो उसमें दिया हुआ है कि रॉड का जो टेम्परेचर है वो बढ़ा है कितने से, 20 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा दिया गया है। द एक्सियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द रॉड ड्यू टू, एक्सियल स्ट्रेस इंड्यूस्ड इन द रॉड ड्यू टू दिस रेज इन टेम्परेचर इज, तो हमें क्या बताना है, हमें तो बताना है एक्सियल स्ट्रेस बताना है कि रॉड में कितना इंड्यूस्ड हो गया इस टेम्परेचर के बढ़ने से। अब हमें गिवन क्या क्या है, ई गिवन है, अल्फ़ा गिवन है, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है अल्फ़ा, ठीक है, तो हम इजीली निकाल देंगे। वही हमें कहीं ना कहीं थर्मल स्ट्रेस वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा जो कि होता है अल्फ़ा टी ई होता है, ठीक है। बस हमने फार्मूला पुट किया, सारी वैल्यू पुट करी और इजी वे में ये स्ट्रेस निकाल दिया। 46 MPa आया जो कि आया कंप्रेसिव। आगे बता, देयरफॉर टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग हेंस मटेरियल विल टेंड टू elongate, सो अ कंप्रेशन, वेट कीजिए, सो अ कंप्रेशन रिएक्शन इज अप्लाइड एट द फिक्स्ड सपोर्ट विच इंड्यूस कंप्रेसिव स्ट्रेस इन द स्टील रॉड, ठीक है। तो ये बता दिया क्योंकि माइनस, ये कंप्रेसिव फोर्स आई है अपनी माइनस में आया था, तो इसलिए उन्होंने ये आगे लिख कर बता दिया और कुछ नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। क्वेश्चन है फाइंड द स्ट्रेन ऑफ बार रॉड, हमें बार रॉड पर स्ट्रेन बताना है जिसकी लेंथ है कितनी, वेट कीजिए, जिसकी लेंथ है कितनी 250 mm, ठीक है, 250 mm इसकी लेंथ है। थोड़ा कभी कभार पेन भी गड़बड़ कर जाता है, तो उसकी लेंथ है कितनी 250 mm, अभी भी नहीं चल रहा है ना, ये देखिए, which is subjected to a tensile load of 50 kilonewton when an extension of the rod is equal to 0.6 mm। तो बताया क्या है हमको, हमें क्या निकालना है, हमको तो स्ट्रेन निकालना है, किस में, बार में, सॉरी ब्रास रॉड में हमको स्ट्रेन निकालना है जिसकी लेंथ हमें दी हुई है 250 mm और जो टेंसाइल लोड लग रहा है उस पर 50 किलोन्यूटन का, when the extension of the rod is equal to 0.6 mm, और हमें एक्सटेंशन भी दे रखा है। तो हम इसी वे में स्ट्रेन निकाल देंगे। देखिए फॉर्मूला लगाया हमने स्ट्रेन का, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, कितना सिंपल है, बस फॉर्मूला लगाते ही आंसर आ गया 0.024, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, आगे अपने पास क्वेश्चन नंबर 19 पर अपन आ गए हैं। क्वेश्चन 19 में पूछ रहा है टेंसाइल टेस्ट वाज कंडक्टेड ऑन अ स्टील बार, किस पर कंडक्ट हुआ है टेंसाइल टेस्ट, स्टील बार पर कंडक्ट हुआ है। द गेज लेंथ ऑफ द बार वाज 10 मीटर एंड द एक्सटेंशन वाज 2 mm, व्हाट विल बी द परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन, तो हमें आप परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन बता दीजिए। तो हमें पता होना चाहिए परसेंटेज ऑफ एलोंगेशन, अगेन स्ट्रेन का ही फॉर्मूला है, चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, और यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया 100 से क्योंकि हमें परसेंटेज एलोंगेशन निकालना है। सब कुछ दिया हुआ था, डायरेक्ट आंसर आया 0.02। एक बार आप वीडियो पॉज करके खुद से पहले क्वेश्चन देखना, रजिस्टर पर सॉल्व करना, फिर इसका आंसर देखना। चलिए आगे चलते हैं, आगे आ गए हैं अपन क्वेश्चन नंबर 20 पर। क्वेश्चन नंबर 20 है अ सॉलिड मेटल बैट ऑफ यूनिफॉर्म डायमीटर, एक बैट है जिसकी यूनिफॉर्म डायमीटर है d एंड लेंथ l इज हंग वर्टिकली फ्रॉम अ सीलिंग, एक सीलिंग से लटका हुआ है। इफ द डेंसिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द बार इज गामा and the modulus of elasticity is E, then the total elongation of the bar due to its own weight, उसके खुद के वेट के कारण क्या elongation होगा। तो मैंने बताया था, अब ये देखो पूरा एक ऐसा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन है, आप डायरेक्ट उसका आंसर भी याद कर लो तो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो डायरेक्ट आंसर क्या है, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E, गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। तो एक तो आप ये डायरेक्ट याद कर लेना, अब बात आती है समझने की, तो हम समझ लेते हैं। द एलोंगेशन ऑफ द बार ड्यू टू इट्स ऑन वेट इज, हम सभी लोग जानते हैं खुद के वेट के कारण जो एलोंगेशन होता है बार में वो कितना रहता है, WL अपॉन 2AE, ठीक है। नाउ हमें पता है W दिया हुआ है गामा AL, सॉरी रो AL, और इस जैसे हमें W दिया हुआ है तो हम बस डिफ्लेक्शन निकाल देंगे, दैट इज गामा एल स्क्वायर अपॉन 2E। बस हमने किया क्या है, हमने ये W की वैल्यू यहाँ पुट कर दी और बस ये निकाल दिया। तो आप डायरेक्ट ही तो याद कर लो, बार बार थोड़ी ना इसको ड्राइव करने बैठोगे एग्जाम में, इसलिए इसको डायरेक्ट याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है बार ऑफ डायमीटर
30 mm का एक बार है, इज सब्जेक्टेड टू ए टेंसाइल लोड सच दैट द मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन अ गेज लेंथ ऑफ 200 mm इज 0.09 mm। हो क्या रहा है, एक बार है जिसकी डायमीटर है कितनी, 30 mm, 30 mm की डायमीटर है उसकी बार की, सब्जेक्टेड कर रहा है लोड सच दैट मेजर्ड एक्सटेंशन ऑन द गेज लेंथ में एक्सटेंशन कितना हो रहा है 200 mm का, 200 mm की गेज लेंथ है और एक्सटेंशन हो रहा है 0.09 mm का, एंड द चेंज इन डायमीटर इज, और डायमीटर में भी चेंज हुआ 0.0045 mm का। आप हमको बता दो व्हाट विल द पॉइजन्स रेशियो, इसका पॉइजन्स रेशियो क्या रहेगा इस बार का। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन निकालेंगे पहले हम, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन कैसे निकल के आएगा, वही चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ 0.09, ये दिया हुआ है 0.09, ओरिजिनल लेंथ ये दी हुई है, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे लेटरल स्ट्रेन, क्योंकि हमें पता है ना पॉइजन्स रेशियो होता क्या है, पॉइजन्स रेशियो रहता है माइनस ऑफ लेटरल स्ट्रेन अपॉन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये तो रेशियो सबको ही पता है। तो बस अब हम निकालेंगे लेटरल स्ट्रेन, तो ये भी हमें गिवन है चेंज इन डायमीटर अपॉन ओरिजिनल डायमीटर, बस इसको पुट करो आंसर आ जाएगा 1/3। तो करेक्ट आंसर मस्ट बी 1/3, ऑप्शन नंबर ए। आगे चलते हैं, तो आई होप, अच्छा क्वेश्चन नंबर 22 भी है, देखें ज़रा 22 के बाद और कितने, 23 और बस 22 एंड 23 और देख लेते हैं जल्दी से। तो क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, क्वेश्चन नंबर 22 है, एन एक्सपेरिमेंट वाज डन एंड इट वाज फाउंड दैट द बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू इट्स शियर मॉडुलस। एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बताया कि बल्क मॉडुलस ऑफ द मटेरियल इज इक्वल टू इट्स शियर मॉडुलस, देन व्हाट विल बी द पॉइजन्स रेशियो। तो आप ये बता दीजिए, ये पॉइजनस लिख दिया, जहरीला लिख दिया मैंने, होगा क्या, पॉइजन्स रेशियो क्या होगा आप ये बता दीजिए, जो म्यू होता है ना वही होता है ना पॉइजन्स रेशियो वो। तो आपको समझने आ गया क्वेश्चन में पूछ रहा है कि एक एक्सपेरिमेंट किया और ये बता दिया कि बल्क मॉडुलस मटेरियल का किसके इक्वल है, शियर मॉडुलस के, तो आप बता दीजिए पॉइजन्स रेशियो क्या रहेगा। तो सबसे पहले हमको फॉर्मूला याद होना चाहिए पॉइजन्स रेशियो का, म्यू कितना होता है, म्यू इक्वल टू 3k-2g अपॉन 6k+2g। कैसे भी याद कर लो, मैंने याद किया था, थोड़ी ट्रिक बनाई थी ऐसे ही मैंने कर लिया था, के फॉर कपिल मेरा एक अच्छा दोस्त है, जी फॉर गुलशन ऐसे करके, तो 3k-2g अपॉन 6k+2g ऐसे करके कर लिया था। तो अब क्या हो रहा है, हमको क्वेश्चन में दिया हुआ k इक्वल टू जी है, k जी के इक्वल है बस, तो इस फॉर्मूले में आप k और g को इक्वल कर देना और इजी वे में आंसर आएगा 0.125। तो आप चाहो तो डायरेक्ट याद कर सकते हो, 0.125 इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ आवर सेशन इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन है व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ शियर मॉडुलस, शियर मॉडुलस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू क्या रहेगी ऑफ ए मटेरियल इफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इज, मतलब ई की वैल्यू दी हुई है 200 Gn/m² एंड पॉइजन्स रेशियो इज 0.30। तो आपसे पूछ क्या रहा है व्हाट विल बी द अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ शियर मॉडुलस की अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आप बता दीजिए। तो देखिए सबसे पहले वही हम फॉर्मूला लगाएंगे, E इक्वल टू 2g 1+μ, ठीक है। अब हमको बताना क्या है, हमको बताना है वैल्यू किसकी, शेयर मॉडुलस की, मतलब कहीं ना कहीं जी की वैल्यू बताना है। तो हमने फॉर्मूला रखा, देखो जिसकी वैल्यू पूछ रहे हैं उसी से रिलेटेड फॉर्मूला रख दो। हमें पता है ई हमें गिवन है क्वेश्चन में, म्यू गिवन है और हमें जी निकालना है, तो इसी वे में हमने क्या किया, जी को राइट हैंड साइड पर, लेफ्ट हैंड साइड पर रख दिया और बाकी सारी चीज़ों को राइट हैंड साइड पर रख दिया। जैसे ही हमने इसको सॉल्व किया आंसर एकदम आराम से आएगा 76.92 GPA। तो अवर करेक्ट आंसर इज 76.92 GPA। तो आई होप आपको ये पूरा सेशन समझ में आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आगे भी हम आएंगे, अब मैं आपको बता दूं आगे क्या आने वाला है। तो ये हमारी स्टार्टिंग थी और मैंने सॉम उठाया हुआ है अभी, सॉम में भी मैंने पर्टिकुलर टॉपिक उठाया था प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल ऑफ सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन एंड इलास्टिक कंस्ट्रेंट। तो ये वाला टॉपिक अपना आज कंप्लीट होता है। अब अपना जो अगला टॉपिक आएगा वो आएगा शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मूवमेंट का। तो करेंगे वही, पहले अपन लेंगे इसमें थ्योरी पोर्शन और लास्ट में इसके बाद वाला जो सेशन आएगा उसमें हम लेंगे न्यूमेरिकल। तो पहले थ्योरी देन न्यूमेरिकल, और ऐसे करते करते हम अपना पूरा स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एकदम स्ट्रॉन्ग कर लेंगे। थैंक यू गाइज, हैव अ वंडरफुल डे।